ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। दुर्ग जिले में सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने वाली प्रदेश में रक्षा क्षेत्र की पहली इकाई लगेगी। राज्य सरकार ने आज कंपनी के साथ किया एमओयू। लगातार बारिश के कारण दक्षिण बस्तर में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजापुर और सुकमा जिलों में नदी नाले उफान पर, कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। और कल मनाया जाएगा पोला का पारंपरिक पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई सशस्त्र सेनाओं और राज्य सरकार के सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। यह इकाई दुर्ग जिले के बीरेभांट गांव में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज रायपुर में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में एमओयू पर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी एटमास्को लिमिटेड के एमडी एस स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि इस इकाई में कंपनी द्वारा 87 करोड़ रूपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। प्रमुख सचिव श्री पिंगवा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली रक्षा उद्योग से संबंधित इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी अनुबंध किया गया है। वहीं एटमास्को लिमिटेड के एमडी स्वामीनाथन ने बताया कि इस इकाई में नवंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले में आज 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें दुर्ग से एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा टंकी मरोदा के एक ही परिवार के 3 सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जिले के नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद निगम मुख्यालय को सैनिटाईज किया गया। उधर अंबिकापुर जिले में आज 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग और एक बच्चा भी शामिल है। वहीं जशपुर जिले में भी आज 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 15 मरीज जशपुर शहर से मिले हैं, वहीं 3 मरीज दुलदुला विकासखंड से हैं। इस बीच कलेक्टर महादेव कांवरे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जशपुर शहर को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इधर रायगढ़ जिले में प्रशासन ने आज से आगामी 23 अगस्त तक ट्रक मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और टायर ट्यूब की दुकानों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शहर के बाहर और राजमार्ग पर स्थित दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक केवल 4 घंटे के लिए खुलेंगी। इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से संबंधित अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा। वहीं बालोद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पाकुरभाट के लाइवलीहुड कॉलेज में 300 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग हाल ही में उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जांच करवाएं।
उन्होंने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस बीच एम्स अस्पताल प्रबंधन ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया है। श्री कौशिक ने स्वस्थ होने के बाद एम्स प्रबंधन और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इस बीच राजधानी में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए 8 सेंटरों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चंगोरा भाठा, खोखोपारा, भनपुरी, हीरापुर, लाभांडी और बाल आश्रय स्थल शंकर नगर के अलावा मेकाहारा और कालीबाड़ी स्थित टीबी अस्पताल में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीज सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इन सेंटरों में जाकर जांच करवा सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल जांच कराने वालों की जांच रिपोर्ट अब उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस बीच राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में 25,000 बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के 178 कोविड केयर सेंटरों में 21,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। गौरतलब है कि राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के 576 नए मामले सामने आए थे। इनमें से 246 मरीज रायपुर जिले से मिले थे। वहीं दुर्ग से 98, राजनांदगांव से 51 और बालोद जिले से 33 मरीजों की पहचान की गई थी। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 142 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण और संवर्धन सहित वनवासियों की सुरक्षा के कार्यों की सराहना की है। श्री जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के वन मंत्रियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने सभी राज्यों को कैम्पा मद के तहत आवंटित राशि में से 80% वृक्षारोपण और 20% राशि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्यों में खर्च करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि शहरी प्रशासन में महापौर और महापौर परिषद को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर और सुकमा जिले में बारिश के कारण आज भी आवागमन बाधित है। बीजापुर जिले की मिनगाचल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं सुकमा जिले की शबरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जिले के कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच उद्योग मंत्री कवासी लखमा और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल कल बाढ़ प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों मंत्री भोपालपट्नम और कोंटा में बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उधर राजनांदगांव जिले में आज भी बारिश हो रही है। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने के कारण जिला प्रशासन ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खमरिया में बारिश के कारण दीवार गिरने से एक बच्ची की दबकर मौत हो गई। वहीं इसी जिले के ग्राम सेमरा में खेत में काम कर रही एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से झुलस गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के आसपास उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व उत्तरप्रदेश के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से 11 प्रमुख जलाशय लबालब भर गए हैं। राज्य के 9 अन्य जलाशयों में 80% और 12 जलाशयों में 50% से ऊपर जलभराव हो चुका है। बिलासपुर के खूंटाघाट बांध में रात भर फंसे एक युवक को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। बांध से बाहर निकालने के बाद युवक को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास स्थित ग्राम गिधौरी निवासी एक युवक कल शाम नहाने के लिए बांध गया था और वह पानी के तेज बहाव में फंस गया। युवक रात भर पेड़ के सहारे लटका रहा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिस पर राहत आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बांध से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रही। बाद में जिला प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी। इसके बाद वायुसेना के लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खूंटाघाट बांध में फंसे युवक को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय वायुसेना सहित बचाव में जुटी पूरी टीम को बधाई दी है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जूनियर टॉप्स खेलो इंडिया स्कीम की शुरूआत की है। इसमें छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और ईशान भटनागर का चयन किया गया है। यह स्कीम वर्ष 2024 और 28 में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर शुरू की गई है, जिसमें देशभर के 12 खेलों के 258 जूनियर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जूनियर टॉप्स खेलो इंडिया स्कीम के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के 2 शीर्ष जूनियर खिलाड़ियों में शामिल भिलाई की आकर्षि कश्यप वर्तमान में देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है। वहीं रायपुर के ईशान भटनागर 7वें नंबर के मिश्रित युगल खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया स्कीम में शामिल होने के बाद इन खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ओलंपिक की तैयारी के लिए निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से प्रदान किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल शाम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेसा कानून के लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकारों को कारगर ढंग से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने विकास की प्राथमिकताएं स्वयं तय कर सकेंगे। पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और नियम बनाने के लिए पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके सभी भागीदारों से चर्चा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंहदेव ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा द्वारा तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम हमर ग्राम सभा के माध्यम से हर सप्ताह विभाग से जुड़े किसी एक विषय पर श्रोताओं से रूबरू होते हैं। सूरजपुर जिले के भाजपा उपाध्यक्ष और सरगुजा जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह का आज निधन हो गया। वे पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप सिंह के सुपुत्र थे। स्वर्गीय विजय प्रताप सिंह विधायक का चुनाव भी लड़ चुके थे। रायगढ़ जिले में आज हुए सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि घरघोड़ा के पास ग्राम भेंडरा में रांची से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक ने एक छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्काजाम कर ट्रक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद वे शांत हुए और इस मार्ग पर आवागमन सामान्य हुआ। प्रदेश में पोला का पारंपरिक पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पोला का यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह पर्व बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का भी अच्छा माध्यम है। पोरा तीजा का तिहार मनाने के लिए कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इस पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह कार्यक्रम कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर नंदिया बैला की पूजा की जाएगी। लोग रईचुली झूला और चक्री झूला का भी आनंद ले सकेंगे। साथ ही इस मौके पर आमंत्रित लोगों को ठेठरी, खुरमी, गुड़चीला जैसे छत्तीसगढ़ी पकवान खिलाए जाएंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। महासमुंद जिला मुख्यालय में खोले गए शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल की प्राचार्य अमी रूफस ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षक वर्चुअल क्लास लेंगे।
महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत भदरसी और ग्राम पंचायत पचेड़ा के सचिवों को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम कोरबा भांवर में एक व्यक्ति के घर से 50,000 रूपये कीमत के 49 नग सागौन चिरान और साल पल्ला जब्त किए गए हैं। और कबीरधाम जिले की बोड़ला पुलिस ने कवर्धा जबलपुर मार्ग पर एक मोटरसाइकिल से 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। दुर्ग जिले में सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने वाली प्रदेश में रक्षा क्षेत्र की पहली इकाई लगेगी। राज्य सरकार ने आज कंपनी के साथ किया एमओयू। लगातार बारिश के कारण दक्षिण बस्तर में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजापुर और सुकमा जिलों में नदी नाले उफान पर, कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। और कल मनाया जाएगा पोला का पारंपरिक पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।